जो दंड धोती पे हम चर्चा करने वाले हैं। दंड धोती, जैसा कि हिरण्य संहिता और हठयोग प्रदीपिका में वहां पे चर्चा की गई है कि जो दंड धोती में जो यूज किया जाता है वो केले की उसके केले का आंतरिक भाग लिया जाता है, नहीं तो बेत की छड़ को यूज किया जाता है, जो कि काफी कोमल और बिना फ्लेक्सिबल भी होती है, जिससे कि वो इजीली हमारे ईसोफेगस में से अंदर तक ईसोफेगस में जा सके और फिर वह वापस आ सके। स्टमक के कार्डियक वाल्व से नीचे उतर के बस वो वहीं तक पहुंचानी होती है। लेकिन आजकल जो हमारे व्यवहार में प्रचलित है वो जो दंड धोती है वो रबड़ का एक कैथेटर होता है, उसे यूज करते हैं हम लोग। और उस कैथेटर को यूज करने से पहले बॉईल करके उसे उसके अंदर जो कहें चूना वगैरह या जो भी कुछ पाउडर टाइप कुछ ऐसा केमिकल लगा रहता है जिससे वो रबड़ खराब ना हो, जो कुछ भी है वो भी क्लीनिंग हो जाती है। इसीलिए उसको पहले साफ करना या उसे उबालना या गर्म पानी में अच्छे से धोना बहुत जरूरी होता है, जिसे दंड बोलते हैं, जिसे कैथेटर बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम उस दंड को लेते हैं तो मुंह के द्वार से उसे हमें स्टमक तक भेजना होता है और उससे पहले पानी पिए रहते हैं, तो उस पानी को हम कैथेटर के थ्रू बाहर निकालते हैं। एक्चुअली जब समस्या होती है कुछ लोगों को, जब कैथेटर अंदर जाता है वॉमिटिंग होती है, जो पानी पिए रहते हैं वो वैसे ही निकल जाता है, कैथेटर के थ्रू नहीं निकलता, तो वो लोग कुछ खाली पेट भी बिना पानी पिए भी कैथेटर के को मुंह में डाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है कि देखो हमारा जो लैरिंग्स है यहाँ पे ग्रेशनी जिसे कहते हैं, सिर्फ वहां से यदि कैथेटर नीचे उतर जाए तो फिर वो इजीली पता भी नहीं लगता कि कहाँ कैथेटर जा रहा है और कब वापस आ गया। तो उसे वहां से उतारने के लिए उसे थोड़ा अपनी सलाइवा उत्पन्न कर लेते हैं मुंह में अधिक से अधिक, और धीमे से ऐसे निकलते हैं। जब वहां पे अड़ता है तो जैसे कुछ चीज है और उसे अंदर निगलने की जब क्रिया करते हैं तो निगलने के साथ ही वो हमारा जो ग्रेसनी का जो शटर है वो खुल जाता है, या फिर वाल्व टाइप जो ग्रेसनी का जो वो ओपन हुआ और कैथेटर अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से हेलो, हाँ अर्चना, बढ़िया बढ़िया। मैं अर्चना जी क्लास ले रहा हूँ, आप क्लास में हो क्या? मैं क्लास ले रहा हूँ, नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं बात करता हूँ। से निकली तो उसमें तो उस कैथेटर में अंदर सुराग रहता है और उसको अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई कीट या फिर कोई इंसेक्ट उसमें आके छुप भी सकता है, और जैसे ही आप मुंह में डालो तो वो क्या पता लगा कि अंदर जाके कुछ हमें चोट पहुंचा सकता है या हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो इस हम लोग मैं स्क्रीन मेरी विजिबल हो रही होगी आई थिंक, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? जी सर। यस सर। गुड।
मुझे लगता है वो वाली जो वीडियो है वो इसमें नहीं है, वस्त्र वाली है और ये वैसी है। चलो मैं आपको वो वीडियो नेक्स्ट कक्षा में दिखा दूंगा, मैं इसमें डाल नहीं पाया हूँ, मुझे लगा था शायद है, नहीं तो मैं डाल लेता। वो दिखा दूंगा, दूसरे फोन से दिखा दूंगा आपको। तो कुल मिलाकर के जब हम उसे अंदर डालते हैं, मैं अभी दूसरे फोन से दिखा रहा हूँ आपको, उसको जब प्रवेश किया जाता है तो किस, तो गर्दन को और सलाइवा उत्पन्न आराम से हो जाती है। ठीक है, और अगर के लिए होता है आज नेटवर्क की अभी देखिए मैं दूसरे उस स्क्रीन मेरी विजिबल हो रही है ना आपको? आप मेरी दूसरी आईडी पे जाइए और वहां जाके देखिए। ये देखिए, ये रबड़ कैथेटर है, इसको अंदर की तरफ डाला जा रहा है। अब इससे इस पानी को निकाला जा रहा है। इतना हम पता लग जाता है कि पानी कब आएगा, और यदि पानी आने में दिक्कत करता है, सभी को दिख रहा है ना? जी सर। हाँ, वो हमें पता लग जाता है कि अब पानी आने लग जाएगा। अगर बाय द वे फिर भी पानी नहीं आता तो थोड़ा कैथेटर आगे पीछे करते हैं ना, और अंदर पेट में एयर प्रेशर क्रिएट करते हैं, थोड़ा स्टमक टाइट करेंगे कि वो पानी कैथेटर के थ्रू आने लग जाएगा, जिस प्रकार से इसमें आ रहा है। और इस पानी के साथ जो म्यूकस है, एक्स्ट्रा कफ है वगैरह, और जो HCl की जो बढ़ी हुई मात्रा है, वो इसमें से फिर वापस आ जाती है इसके थ्रू। ठीक है, ये देखिए अभी कैथेटर बाहर निकाला जाएगा। ये भी मुख्य रूप से कब्ज के लिए है, और पेट से जुड़ी समस्याएं मुख्य रूप से जो GI ट्रैक को क्लीन करने के लिए शोधन क्रिया है। अरे वो पानी खत्म हो गया है, पता लग गया, थोड़ा आगे पीछे करके और पता हो जाता है कि पानी बचा होता है तो आ जाएगा, नहीं तो फिर खत्म। ये देखिए, ठीक है। तो इसके जो सावधानी जो थी वो विशेष रूप से यही देखना है हमें कि इसकी सफाई अच्छे से होनी चाहिए। यूज करने के बाद भी इसे ठीक से आप धो लें। इसमें जो क्षेत्र रहता है उसकी अच्छे से सफाई कर लें, क्योंकि उसमें म्यूकस भर जाता है। कभी कभी कुछ लोगों के ब्लड भी वो कभी छिद जाता है ना, कि उसकी वॉल पे जो उसकी लेयर्स पे कहीं ज्यादा प्रेशर लग जाए तो वो थोड़ा बहुत छिप भी जाता है, उसकी वजह से कहीं कहीं ब्लड भी आ जाता है। थोड़ा सा उससे घबराते नहीं है, और फिर उसके बाद चिकनाई का थोड़ा हल्का कुछ खाना खा लेते तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और इससे कब्ज दूर होते हैं हमारे। तो ये लगभग क्लियर हो गया डंडे धोती सभी को, बाकी हमने पढ़ लिया है। सर एक बार मेरे प्लीज फिर से एक्सप्लेन अच्छा, एक बार फिर से करेंगे?
एक्चुअली जो मूल टेक्स्ट में जो आवाज बहुत है, कट रही थी ना तो समझ नहीं आया। हाँ वो नेटवर्क इशू की मैंने पहले बताया कि आज मुझे थोड़ा मौसम खराब हो रहा है, बारिश हो रही है इधर। तो जो मूल टेक्स्ट में पढ़े हठयोग प्रदीपिका या घरण्य संहिता में है मुख्य रूप से, तो उसमें यदि पढ़े हम, तो ये रबड़ वाला कैथेटर जो मैंने दिखाया है वो नहीं यूज किया जाता। उसमें केले का या बेत का कैथेटर नुमा सॉफ्ट सी लकड़ी की तरह होता है उसका, उसमें उसे यूज किया जाता है। सिर्फ उसे, उसमें पानी निकालने का भी कोई वो नहीं होता कि पानी उसके थ्रू आना चाहिए या ये करना चाहिए, उसे सिर्फ अंदर डाला और बाहर निकाल दिया, सिर्फ इतना हमें वहां पे वर्णन मिलता है। और इससे यही जो कफ विकार है, जो पित्त विकार है, उन्हीं में हेल्पफुल है ये मुख्य रूप से। लेकिन जो आधुनिक प्रचलन में है, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया वो ये है। रबड़ की लंबी सर कितनी होती है? इसकी लंबाई तो देखो, एक्चुअली होता क्या है कि ऐसा कुछ विशेष वो नहीं है, पर लेकिन फिर भी देखा जाए तो करीब करीब इसकी जो हाइट रहती है वो दो से दो दो हाथ करीब रहेगी इसकी हाइट, फिर भी 2 हाथ। क्योंकि यहाँ से सोचो आप, एब्डोमेन तक ये जाना है और उससे बाहर भी रखना होता है, करीब करीब 1-1.5 बिता हमें वो बाहर भी रखना है, कि पूरा वहां तक नहीं रखना कि यहाँ तक घुसा दिया पूरा। इसमें हमें ज्यादा जबरदस्ती नहीं प्रेस करना है, क्योंकि अंदर वो थैली है स्टमक की, और उस पर जब ज्यादा प्रेशर बनेगा, ठीक है, तो उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करते हैं हम, जिससे कि उसमें कोई चोट पहुंचे। तो इस प्रकार से जो आधुनिक प्रचलन में इस ये कैथेटर है, इसकी सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। आप इसे अच्छे से गर्म पानी से धोएं, और यूज करने के बाद भी यदि दोबारा यूज करना है तो भी अच्छी तरीके से वॉश कर लें इसे। हल्दी का डंठा, हाँ हल्दी का डंठा, केले की बैंत का, और ये इस प्रकार से वो जो है मूल टेक्स्ट में वर्णन है उसका। बाकी अभी इसमें जो व्यवहार में जो कर रहे हैं वो कोई नहीं करता, कि हल्दी के डंठे से या बैत से कोई करता पर हो। हल्दी का डंडा खोखला कहाँ होता है, जैसे बाकी हमारा ये पाइप होता है। तो खोखले की बात जो है ना, वो एक्चुअली होता क्या है कि खोखले के लिए पानी निकालने का वहां वर्णन है ही नहीं। ये तो आधुनिक समय के उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अभी जो हमारे मॉडर्न लाइफ में जो व्यवहार में चल रहा है उसकी, उसमें कोई पानी निकालने की चर्चा नहीं की गई कि उससे आपका पानी आना चाहिए या उससे पित्त या कफ बाहर निकलना चाहिए उसके थ्रू, नहीं। उससे सिर्फ इतना ही वर्णन है कि उसे अंदर ले जाना है और वापस निकाल देना है। ओके सर, ओके। ठीक है, तो आप व्यवहारिक रूप से भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मूल टेक्स्ट को तो आपने राहुल जी और रोहित जी से अच्छे तरीके से पढ़ाई है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ये भी एक प्रकार है धोती का जिन्हें हम करते हैं। इससे जुड़ी किसी को कोई समस्या नहीं है ना? आगे चलते हैं। तो अगला जो सर एक इसमें ये बताइए, जैसे मतलब हम लोग प्रयास करते हैं करने का, भी पूरी तरीके से होता तो नहीं है। तो सर पानी जैसे बाहर निकलता है, तो जैसे आपने अभी वीडियो दिखाई थी, तो आपका तो बहुत अच्छे तरीके से एक फ्लो के साथ पानी बाहर निकल रहा था। और हमारा जब निकलता है तो पाइप के आसपास से मतलब मुंह से पानी निकलता है। वो उसके लिए सर क्या करें? एक्चुअली ना उसमें अभ्यास की आवश्यकता है आपको। आप उसमें अभ्यास अच्छा रखिए, और पहले आपकी जो वॉमिटिंग सेंसेशन है उन्हें रोकिए, क्योंकि यदि वॉमिट होती रहेगी तो वो पानी पाइप के बराबर से ही निकलता रहेगा, वो इसी तरीके से बाहर आता रहेगा, वो पाइप में से नहीं आएगा। आपको उल्टियां रोकनी है अपनी, वो प्रैक्टिस करनी है कि आपकी वॉमिटिंग रुके। और रही बात के फिर कि बेशक आपने पाइप अंदर पहुंचा लिया लेकिन फिर भी पानी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा एडजस्ट करिए। जैसे कि पानी का टैंक है और उसमें पाइप डालते हैं, जब पाइप से पानी नहीं आता तो पाइप, जिससे कि उसको सही डायरेक्शन मिल जाए तो वो फ्लो से नीचे आ सके। आप सीधे रहोगे, ऐसे रहोगे यहीं पे, अपने धड़ को स्ट्रेट रखोगे तो नहीं आएगा। आपको आगे 60 डिग्री करीब झुकना पड़ेगा बस से। इवन 90 डिग्री भी झुकोगे तो और अच्छे से पानी आएगा, नहीं तो 60 डिग्री आप झुके रहें आगे की तरफ, बेंड हो जाएं, तब जाकर के वो पानी इजीली आएगा। आप सोचो कि खड़े खड़े या बैठे हुए, बैठ गए कागासन आदि में, तब पानी निकाल रहे हैं, नहीं निकलेगा। ऐसे टेक्निक होते हैं, आपने देखा था ना अभी
वीडियो में दिखाया गया कि कैसे आगे झुका गया है। और इवन एक पेट पे हाथ भी रखोगे आप तो उससे प्रेशर भी क्रिएट होगा और वो पानी जो है वहां पे पाइप के मुंह में आएगा, और फिर थोड़ा प्रेशर, जब एयर प्रेशर एब्डोमेन को थोड़ा टाइट करेंगे तो वो पानी ऊपर की तरफ फ्लो मारेगा, तब वो निकलेगा। और जब चलने लग जाएगा एक फ्लो में, उसे वहीं उसी कंडीशन पे रोक दो, उससे फिर छेड़खानी मत करो, ठीक है। ओके सर। सर इसमें पानी मतलब पानी का बैठ के ही पीना जरूरी है, खड़े होके भी पी सकते हैं? खड़े होके तो सर सही नहीं रहेगा ना, जहाँ तक। पानी कभी भी खड़े होके पीना नहीं बताया गया अपना आयुर्वेद भी और वैसे भी, क्योंकि उससे क्या होता है कि सीधा डायरेक्ट पानी पीते तो नीचे जो बॉल्स है, जो हमारा एब्डोमेन है, प्लस उसके नीचे के जो ऑर्गन्स है उन पर कुछ ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ओवर प्रेशर से बहुत सारी डिसीज होने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए खड़े होके पानी पीना कभी भी किसी भी ग्रंथ में नहीं बताया गया। तो आप बैठ के पानी पी लें, लेकिन निकालें उसे खड़े होके, क्योंकि बैठ के निकल नहीं पाएगा रियल बताया जाए तो। जब आप आगे झुक के 60 डिग्री या 90 डिग्री करीब झुकोगे तब पानी को निकालोगे, और इस हिसाब से पाइप को एडजस्ट कर लोगे कि उसे आसानी रहे कि वो पानी कैसे निकल रहा है। अब आप पाइप का मुंह ऊंचा कर लोगे, बेशक झुके रहोगे, तब भी नहीं होगा। आपको पाइप की उस डायरेक्शन ऐसी बनानी होती है कि जिससे कि लगे कि थोड़ा पानी आ रहा है, फिर आप थोड़ा बहुत हल्का हल्का थोड़ा करके देखिए एडजस्ट, और फिर देखने लग जाए कि फ्लो के साथ आने लग गया, बस वहीं पे एकदम होल्ड कर देना होता है उसे, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी हाँ जी। सर सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी मैं सुन रहा हूँ आपको, बोलिए। सर ये दंडे धोती जो करते हैं, जैसे हमने ना रात को हल्दी वाला दूध पिया और मतलब 10 बजे रात को पिया, और सुबह तो हम अच्छे से मतलब अपना शौच क्रिया भी सब अच्छे से हो गई। उसके बाद ये ठीक है। दंडे धोती किया तो लास्ट में ये जैसा पानी क्यों निकलता है फिर? क्या नाक से क्या? नहीं, लास्ट में जो दंडे धोती से पानी निकलता है ना, ऐसे शुरू में तब तो साफ निकलता है, लास्ट लास्ट में बिल्कुल है ना पीला पानी निकलता है, तो ऐसा क्यों? वो एक्चुअली रानी मैम, एक्चुअली होता क्या है कि लास्ट में ऊपर क्या रहता है, देखो कोई मटका है हमारा, अभी एब्डोमेन मटके की तरह काम कर रहा है, या फिर कोई आपके पास पॉलीथीन है, कोई थैली है, या कोई टंकी है छोटी सी, तो उसमें पानी जो भरा रहेगा, कोई घड़ा है, तो उसमें ऊपर शुद्धता ऊपर रहती है, और बाकी जो अशुद्धि या जो हैवी चीजें होती है वो नीचे बैठ जाती है, थोड़ी भी वजन वाली, तो वो नीचे बैठी होती हैं। तो या तो जब उसे हिला डुला दिया जाए उसको, पेट को, तो मिक्सअप होकर के वो अशुद्धियां एक साथ ऊपर पानी, हल्के पानी के साथ मिलके आ जाएंगी, या फिर क्या है कि वो अशुद्धियां लास्ट में निकलेंगी। पहले ऊपर का हल्का हल्का पानी, शुद्ध पानी निकल जाएगा, और फिर लास्ट में जो नीचे जो अशुद्धियां बैठ गई हैं, जो भारी ने, जो हैवीनेस, जो कप का लेवल बढ़ा हुआ था, या फिर जो HCl की वहां जो थिकनेस थी, जो भी, वो फिर बाद में निकलेगी। तो इसलिए वो दूसरे टाइप का पानी बाद में आता है लास्ट में, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो लगभग सभी को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है, डंडे धोती वाला। हम लोग आगे चलते हैं, और आगे जो सत्कर्म में चर्चा है कपाल भाती की है। कपाल भाती हम लोग बड़े अच्छे तरीके से विस्तार रूप से पढ़ चुके हैं, शास्त्रोक्त क्या है, कितने प्रकार की है, और कैसे की जाती है, उसके फायदे क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि मुख्य रूप से जो कपाल भाती है वो 3 टाइप से करना यहाँ पे बताया गया है हमें शास्त्रों में, 3 टाइप से। मैं आपको वो दिखाऊंगा यहाँ कैसे कैसे करनी होती है। बातकमण, बातकमेण, वित्कमेण, शीतकमेण विशेषता, भाल भांति त्रिधा कुर्यात, कफ दोष निवारयित। इससे जो है कफ दोष दूर होते हैं, और ये 3 प्रकार की है। बातक्रम, बातक्रम मतलब, बात मतलब वायु से जो की जाने वाली है, वायु तत्व के साथ जो की जाने वाली है, जैसे बाबा रामदेव करवाते रहते हैं, जिसे कपाल भांति करो। और जो दूसरी व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम, व्युत मतलब होता है उल्टा, व्युत का मतलब होता है उल्टा, उल्टा क्रम। उल्टा क्रम क्या होता है? सदैव हम मुंह से खाते हैं,
सदैव हम मुंह से खाते हैं और उल्टा होने लग जाए कि मुंह से निकलने लग जाए तो इसे उल्टा कह देंगे। किसे उल्टा कहेंगे? कि जिस जगह से खाया जाता है उससे वापस बाहर आने लग जाए तो व्युत्क्रम हो रहा है, उल्टा कर्म हो रहा है यहाँ पे। तो जो व्युत्क्रम है उसमें एक्चुअली होता क्या है कि उसमें नाक से पानी पी करके उस पानी को मुंह से निकाला जाता है। नाक से पानी पीते जा रहे हैं, इस प्रकार एक अंजलि बना ली जाती है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे डायरेक्ट नेति पोर्ट नोस्टल में लगाए और ऐसे करके हल्का सा सेट करके और वो फटाक से मुंह से पानी उनका बाहर निकलने लग जाता है। हाँ, तो ये दोनों ही टेक्स्ट में बताया, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो एक्चुअली होता क्या है कि व्युत्क्रम में नाक से पी करके मुंह से निकाला जाता है और जो शीत क्रम है उसमें मुंह से पी करके नोस्टल से पानी को निकाला जाता है। यहाँ पे वैसे विशेष रूप से हम लोग व्यवहार में जो है पानी यूज करते हैं, नहीं तो कोई मट्ठे की भी करता है, कोई दुग्ध नेति भी करते हैं, कुछ लोग दूध से भी करते हैं, इवन कुछ लोग घी से भी करते हैं। तो वो अलग अलग उसके बेनिफिट्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, कौन कैसी यूज करता है। तो इस कुल मिलाकर के जो ये जो भी हैं उदर के रोगों को दूर करती है जो बात क्रम है, और बाकी ये कफ दोषों को दूर करती हैं। हम लोगों ने अच्छी तरीके से बात क्रम को देख रखा है। जो बात क्रम वाली है वो मैं आपको बता दूं उसमें क्या होता है, उसमें एक्टिव एक्सिलेशन होता है और पैसिव इनहिलेशन होता है। ये बात आप ध्यान रखें। एक प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम और इसको कंपैरिजन किया जाए कपालभाति। और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, हम ज्यादातर मोस्टली एक मिस्टेक करते हैं कि क्या कहते हैं कि जो कपालभाति है उसे प्राणायाम कहते हैं। कभी भी भूल के प्राणायाम वाली कैटेगरी में कपालभाति को मत डालना। कपालभाति क्रिया है, सटकर्म की क्रिया है, तो उसे सदैव सटकर्म वाले कॉलम में रखो। उसे प्राणायाम मत बोलना। आप लोगों से ये चीज शोभा नहीं देगी और ये आशा नहीं की जा सकती कि आप लोग उसे कपालभाति को प्राणायाम कहो कि कपालभाति प्राणायाम करिए। वो ब्रीदिंग अभ्यास है, लेकिन ब्रीदिंग अभ्यास के साथ साथ वो जल लेती और जल से भी की जाने वाली वो क्लींजिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो भस्त्रिका और जो कपालभाति है उसमें यदि वैसे डिफरेंट देखें हम, जो बात क्रम है कपालभाति का, उसमें क्या होता है, भस्त्रिका में जो रेशियो हम इनहेलेशन का रखते हैं वही एक्सहेलेशन का रखते हैं, लेकिन कपालभाति में जो रेशियो इनहेलेशन का है वो कम होगा, एक्सहेलेशन का जो टाइम है वो अधिक होगा, वो एक्टिव ज्यादा होगा। यानी कि एक्सहेल करते वक्त हमें थोड़ा प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना होता है और इनहेल उसमें नॉर्मली हो जाता है। ज्यादातर सभी लोग मुझे लगता है जानते भी होंगे, कर भी रखा होगा, और ना भी जानते हो तो जैसे हम, आप देखिए मैं कुछ करके दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है कि लंबा श्वास भर लेते हैं और उस श्वास को टुकड़ों में बाहर निकालते हैं। टुकड़ों में जब बाहर निकालते हैं तो अपना ध्यान अपने एब्डोमेन रीजन पे रखना होता है, और जब एक्सहेल करते हैं हमारा एब्डोमेन अंदर की तरफ धंसता है और इनहेल करते वक्त थोड़ा सा वापस आएगा। ठीक है, तो किस हिसाब से ये मुद्रा आदि का वर्णन जो भी है कि उसे उनमें बैठ जाए। ध्यानात्मक अवस्था और स्पाइन स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी रहना बहुत जरूरी है इन सभी अभ्यासों के लिए। पूरा लंबा श्वास भर के उसे टुकड़ों में निकालना शुरू करेंगे। आप देख रहे हो कि जो मैं एक्सहेलेशन कर रहा हूँ उस वक्त आपको साउंड ज्यादा सुनाई दे रही है और मैं प्रेशर कुछ अधिक लगा रहा हूँ एक्सहेल करते वक्त, लेकिन इनहेल करते वक्त मैं कोई प्रेशर नहीं लगा रहा, वो इजीली इनहेल हो जाती है। वो शॉर्ट टाइम इनहेल है, लॉन्ग टाइम एक्सहेल है इसमें। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखें। और क्रिया विधि इसकी लगभग हम यही रखेंगे बात क्रम वाले की। आप सावधानी में ये ध्यान रखें कि हाइपरटेंशन में बड़े ही आराम से करें, या फिर जिनकी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है बीपी,
तो वो लोग अवॉइड करें इसे, क्योंकि इससे और भी बढ़ सकता है। नहीं तो जो जिन्हें करना है वो एक कुशल टीचर की निगरानी में ही करें, और इसे आराम आराम से भी स्टॉप कर सकते हैं इसके। ठीक है, ज्यादा फोर्सफुली करेंगे तो फिर बीपी और बढ़ सकता है, तो फिर ब्रेन की बॉल्स पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ समस्या सामने आ सकती है। यही सिचुएशन माइग्रेन वाली स्थिति में भी है। और पेप्टिक अल्सर, यदि पेट के किसी को जैसे हाथों में जो छाले हो जाते हैं, उस वक्त भी इसे अवॉइड करें अवश्य। नहीं तो भस्त्रिका दिखा दीजिए सर, भस्त्रिका दिखा देते हैं। देखिए अभी जो था किया था कपालभाति आप लोग क्लियर हो गया। भस्त्रिका वैसे मैं करवाता आगे आएगी, बट डिफरेंट आप देख लेना। आप देखो कपालभाति को दोबारा कर रहा हूँ। श्वास भरा, ये हो रहा है। अब भस्त्रिका कोई इसी को करूंगा मैं, तो कैसे करूंगा? ये चीज आप देख रहे हो, जिस लेवल से मेरी चेस्ट एक्सपेंड हो रही है, उसी लेवल से चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है। यानी कि जो समय मैं इनहेल करने में जितना समय ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उतना ही समय मैं एक्सहेल करूं। ये नहीं कि 10 सेकंड इनहेल कर रहे हैं, 5 सेकंड में ही एक्सहेल कर दिया, नहीं। कोशिश करना है कि आप लंबा एक्सहेल करें और लंबा ही इनहेल करें, और दोनों का रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करें। लेकिन कपालभाति में आपका जो एक्सहेलेशन का जो टाइमिंग है वो अधिक हो, उसमें प्रेशर आपको थोड़ा अधिक रखना है रादर देन इनहेलेशन, उसकी अपेक्षा। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ जी सर जैसे कपालभाति में एक बार हमने श्वास लिया, अंदर भर लिया हमने पेट में अपने, तो उसके बाद सब टुकड़ों में हमने छोड़ दिया उसे, तो उसके बाद जी मतलब सारा श्वास जब बाहर निकल जाता है, उसके बाद दोबारा से क्या श्वास लेते हैं? हाँ, जब अगला राउंड करते हैं, एक्चुअली होता क्या है, जब तक आप थको नहीं, लगे आपको कि आप इजीली निकालते रह रहे हो जो टुकड़ों में छोड़ रहे हो, वो हालांकि वो सारी जो भर रखी है वो तो कब की छूट चुकी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो पैसिव इनहिलेशन हो रहा है वो भी रहती है। तो उससे जितना देर आप और कर सकते हो किया, फिर कुछ देर आपने रिलैक्स किया, फिर अगेन अगला स्टॉप करने के लिए, अगला राउंड करने के लिए फिर दोबारा श्वास भरा, और फिर दोबारा सेम सिस्टम के टुकड़ों में छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है? ओके सर। तो ये बातक्रम बड़े ही अच्छे श्वसन रोगों के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा खासा है। और कपालभाति तो पेट की बीमारियों के लिए और उधरी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनमें भी रामबाण की तरह काम करता है। बाबा रामदेव से सुबह से शाम तक कपालभाति के यदि लाभ के बारे में चर्चा सुनोगे तो आप समय कम पड़ जाएगा सुनते सुनते। ठीक है, तो देख लेते हैं। बाकी इसकी सावधानी विशेष रूप से हाई बीपी वालों को ध्यान रखना है। पेप्टिक अल्सर, यदि पेट में किसी को आंतों में जो छाले हो जाते हैं, उस अवस्था में इसे आप अवॉइड करें, नहीं तो फिर पेट पे प्रेशर क्रिएट करोगे तो पता लगेगा कि फिर जो है और ज्यादा वो छाले घायल हो जाएंगे। सर जैसे किसी पेशेंट का पेट का ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ रहता है, तो उन्हें सर कितने दिनों के बाद ये करा सकते हैं अभ्यास? किसी की पेट का ऑपरेशन ही नहीं, किसी सर्जरी किसी भी प्रकार की जैसी यदि किसी को हुई है, तो कोई भी सटकर्म क्रिया, मैं आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि किसी भी टाइप की सर्जरी हो रखी हो और आप कैसी भी सटकर्म क्रिया या कोई यौगिक अभ्यास करा रहे हैं, तो उनकी स्थिति जान लें और मिनिमम कम से कम 6 महीने का गैप आप कराएं कि जो भी हल्की फुल्की सूक्ष्म क्रियाओं की कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी हार्ड कराने जा रहे हो या कुछ ऐसा कराने जा रहे हो जो बड़ा प्रोसेस वाली चीज है, तो उसमें कम से कम 6 महीने का आप गैप दें। ठीक है, तभी कराएं। अब देखो ये कपालभाति का एक रूप है, इसमें ये एक्सहेल हो रहा है। एक्सहेल के वक्त आप इस स्टमक को देख सकते हो, जो दिख रहा है स्टमक, यहाँ देखिए अंदर की तरफ चला गया है। ये एक मिनट में पेन ले लूं। ये देखिए अंदर धंस गया है,
और जब ये इनहेल हो रहा है, एरो अंदर की तरफ जा रहा है यानी श्वास अंदर भरा जा रहा है, तो डायफ्राम नीचे की तरफ खिसक रहा है और पेट हमारा जो है बाहर की तरफ आ गया है। देखो यहाँ से कुछ ये सेफ आ गई है, ठीक है। तो ये बात क्रम है, थोड़ा बात यहाँ पे वह गलत टाइप हो गया है, वह वकील वाला है, ये वाला नहीं। तो अब जो अगला है, अगला जो प्रकार है वो देखिए यहाँ पे जो आ रहा है वो है व्युत्क्रम वाला। व्युत्क्रम में यहाँ आप देख रहे होंगे, एक्चुअली क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे लगता है, कि ये नॉस्टल से महोदय पानी पी रहे हैं अंदर, और इस हिसाब से अंदर गले पे लॉक लगा रखा है और गर्दन को हल्का झुका के रखा है कि जो ऐसे उतना तो नहीं झुकाना होगा क्योंकि ज्यादा झुका देंगे तो पानी ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, थोड़ा सा इस टाइप से किया और वो टंग के ऊपर आपको बाकायदा अंदर मुंह में पानी महसूस होगा कि आपके मुंह हल्का सा खोल के रखा, वो पानी फिर मुंह से निकलता रहेगा। पूरी पर्याप्त मात्रा में जितना पी रहे हैं उतना तो नहीं, कुछ मुंह में भी चला जाता है इसका अंश, क्योंकि अंदर वो जो ट्रैक है वो रास्ते में मुंह का भी जो ये लैरिंग्स फेरिंग्स वाले जो रास्ते हैं वहां पे वो भी मिलते हैं लैरिंग्स वाले, तो वहां से कुछ नीचे भी जाता हुआ गले में पता लग जाता है हमें। तो यहाँ पे यही सावधानी रखना है इसमें जरूरी है कि ये जो पानी है वो उसमें नमक मिला हुआ होना चाहिए और आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपका जितना बॉडी टेम्परेचर है या जो चाहिए उसके हिसाब से आप इसे जांच लें। जैसा कि हमने पहले जल नीति में चर्चा करी थी कि उसे चेक करने के लिए आप अपनी सॉफ्ट स्किन पे डाल के देख लें, वहां टॉलरेबल हो रही है तो इसका मतलब ये अंदर भी टॉलरेबल हो जाएगी, और उसमें नमक मिला लें। इस टाइप का यदि पॉट है तो आप आधा चम्मच सेंधव नमक मिला सकते हो, ठीक है। इससे भी ये वाला ट्रैक हमारा जो नेजल कैविटी पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है। ये व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम, व्युत मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। आप शीतक्रम व्युत्क्रम थोड़ा याद रखने में दिक्कत हो जाती है, तो आप यही ट्रिक याद रखो, व्युत मतलब उल्टा, और उल्टा कब होता है कि मुंह से सदैव पीते हैं हम, अब यहाँ मुंह से निकल रहा है तो यानी उल्टा हो रहा है। अब शीतक्रम में क्या है, पीते तो मुंह से ही है लेकिन वो नॉस्टल से निकलता है। जैसे अगले वाले में चले हम, ये देखिए ये शीतक्रम कपालभाति, इसमें देखो इन्होंने क्या किया है, पहले मुंह से पी रखा है, पहले मुंह में पानी इस हिसाब से पॉट लेके इतना पीते हैं कि हमारा गले तक भर जाए और मुंह में भी पानी भर जाए, पूरा गाल फूल जाते हैं हमारे, उस वक्त इतना पानी भर लेते हैं। फिर उस हिसाब से अपनी डायरेक्शन करते हैं नीचे की तरफ और एक अंदर से टंग को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाते हैं और गालों को अंदर की तरफ हल्का पिचकाएंगे और एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करना होता है कि जिससे कि वो पानी पिया हुआ फिर नॉस्टल से धार बन के नीचे निकलना शुरू हो जाता है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो, ठीक है। ये सारे की सारी चीजें जो हैं नेजल कैविटी की सफाई के लिए हैं और नेत्र शक्ति भी बढ़ाती हैं। इनके साथ साथ जत्रूर्ध रोगों की बात करें, ब्रेन की मेमोरी भी शार्प होती है इनसे, बड़ा ही इफेक्टफुल ये क्रियाएं हैं सटकम क्रियाओं में, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। अभी जो अग्रिम है, ये कपालभाति के तीनों प्रकार हम लोग समझ चुके हैं। अग्रिम जो अग्निसार, नौली और त्राटक, मुख्य रूप से अग्निसार तो एक नौली की प्री प्रैक्टिस है, वो एक षटकम क्रिया के अंतर्गत तो नहीं आता, एक उदर शक्ति विकासक क्रिया बोल सकते हैं या फिर नौली की प्री प्रैक्टिस कह सकते हैं, क्योंकि नौली डायरेक्ट कोई नौली करेगा तो वो हार्मफुल हो सकता है और शायद हो भी ना आपसे। उससे पहले अग्निसार, उद्यान बंद यदि आप उसका अभ्यास कर लेते हो तो निश्चित है कि आपको उसमें सफलता मिलेगी और आप अच्छे से नौली का अभ्यास कर पाओगे। तो नौली यदि हम देखें तो नौली जो है पेट की क्रिया है और उसमें होता क्या है कि हमारे जो पेट के ऑर्गन्स हैं, विशेषकर जो इंटेस्टाइन्स हैं, सारे ऑर्गन तो नहीं उसमें हो पाते लेकिन उसमें इंटेस्टाइन्स वगैरह को इकट्ठा करके
वो एक जगह बीच में अम्बिलिकल कोड होता है, पूरा एक कोड है, उसमें एक जगह सारे मसल्स को इकट्ठा करके लेके आना होता है, और वो वहां पे इकट्ठा करके जब प्रेशर उस पर क्रिएट होता है तो वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वहाँ जो भी कुछ डिजीज उत्पन्न होना चाह रही है, जो टॉक्सिन्स रुके हुए हैं, वो टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं वहां से, और प्योर ब्लड आकर के फिर वहाँ अच्छी न्यूट्रिशन और सप्लाई, एनर्जी सप्लाई दे देता है, जिससे कि वो ऑर्गन हेल्दी हो जाते हैं। इससे पेट के जो हमारे अंग हैं, जो ऑर्गन है, वो स्वस्थ बने रहते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखने का, विशेष सावधानी रखना इसमें ये जरूरी है कि आप जब भी करें उससे पहले पेट की कुछ क्रियाएं कर लें। खाली पेट होनी चाहिए। आप ये ज्यादातर, मैंने पहले एक मुख्य वार्निंग दे दी थी कि सारे सटकम खाली पेट ही करने, इस बात का ध्यान रखें। मैं बार बार ना बोल पाऊं तो ऐसी नहीं सोचना, आपके सर ने नहीं बताया कि खाना खा लिया फिर उसके बाद नौली का अभ्यास करने लग गई, गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और आपके इंटेस्टाइन में पहले से ही खाना भरा हुआ है और फिर आप उन पर प्रेशर बना रहे हो, उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या है कि वो थोड़ा भी बेंड हो, थोड़ी भी ट्विस्ट हो गई और वो ट्विस्ट से फिर वापस नहीं आ पाई, या कैसे भी ट्विस्ट हुई हो गई, मुड़ गई कैसे भी, तो फिर सर्जरी ही करनी पड़ सकती है। तो इसलिए खिलवाड़ ना करें, जल्दबाजी ना करें, खाली पेट अच्छे से किसी कुशल, यदि जो बिगनर्स हैं वो सही से समझ के इसका अभ्यास करें और किसी अपने गुरु के सामने ही करें। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखें। और जो पहले कर चुके हैं उन्हें सावधानियां पता होता है कि वो अपने नियम के आधार पे कभी भी ये अभ्यास कर सकते हैं दोबारा। तो देख लेते हैं कि किस टाइप से पहले हम नौली के अभ्यास तक पहुंचते हैं। नौली से पहले मैंने बताया था अग्निसार। अग्निसार जो क्रिया है वो क्रिया है पेट को अंदर और बाहर करने की। उसमें क्या है, हमें पेट के ऑर्गन्स को, पेट की मसल्स को पीछे की तरफ खींचना होता है कि स्पाइन की तरफ जाके टच हो रही है, फिर वो लूज छोड़ना। पेट की मसल्स को अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर करना होता है। और उद्यान बंद में क्या है कि उन पेट की मसल्स को पीछे की तरफ खींच के स्पाइन से देख सोचते हैं कि हमारी पेट की जो मसल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो स्पाइन से चिपक गए हैं जाके, और वे फिर एक बाउल शेप हमारे एब्डोमेन की हो जाती है, और उस स्थिति को रोक के रखना, होल्ड करना, वो उद्यान बंद कहा गया है। और फिर जो नौली है वो उसकी अग्रिम अभ्यास है कि उसमें सारी मसल्स को सेंटर में इकट्ठा करना होता है, और उसमें उसे मध्य नौली कहते हैं। फिर उन्हीं मसल्स को फिर दाएं पुश करना होता है अपनी विल पावर से। ये अभ्यास की क्रियाएं हैं, ये हल्के फुल्के अभ्यास से जल्दी संभव नहीं हो पाती, इन्हें आप निरंतर अभ्यास की आवश्यकता इसको होती है। फिर उसी को बाम बाम बोलते हैं, लेफ्ट साइड उन मसल्स को ले जाना होता है। आप यहाँ देखिए, ये देखिए, ये मिस्टर अग्निसार का पहले अभ्यास कर रहे हैं, इसे अग्निसार कहते हैं। पेट की मसल्स को अंदर बाहर किया इन्होंने, इसे अग्निसार। अब ये उद्यान बंद करेंगे, श्वास बाहर किया और पेट के ऑर्गन को अंदर पूरा खींच रखा है। अब ये नौली है, ये देखिए, दाएं बाएं और घूर्णन करके दिखा रहे हैं। एक बार और देख लीजिए, अग्निसार। ठीक है, इनहेल किया, एक्सहेल किया, पूरा श्वास छोड़ा और उद्यान बंद, न्योली। ठीक है, तो नौली भी विशेष रूप से हमारे उदर के जो ऑर्गन्स हैं वो उनको स्वस्थ बनाती है, जठराग्नि प्रदीप्त करती है, तथा जो कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन की जो भी समस्याएं रहती हैं उनसे छुटकारा दिलाने वाली है।
अग्निसार इसमें हमने देख ही लिया। अग्निसार क्या है, उड़ान बंद बाकी और विस्तृत चर्चा और आगे करेंगे जब उड़ान बंद इसमें आएगा। अभी बहरहाल हम लोग ये देख चुके हैं। और जो अभी एक और बचा वो त्राटक बचा षटकर्म में। त्राटक पे और चर्चा कर लेते हैं। त्राटक जो है वैसे नेत्र शक्ति बढ़ाने का एक अभ्यास है जो कि नेत्रों की शुद्धि के लिए किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो ये जो त्राटक का अभ्यास है वो केवल नेत्र शक्ति ही नहीं, हमारी एकाग्र शक्ति और मेमोरी को भी बढ़ाने का कार्य करता है। आपकी मानसिक संतुलन को और स्थिरता प्रदान करने में बहुत अच्छा इसका रोल है यदि हम त्राटक का अभ्यास करें तो। एक्चुअली होता क्या है, त्राटक में किसी एक ध्यानात्मक आसन में अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठ जाना होता है और सामने हम किस दीपक पे त्राटक करते हैं। दीपक घी का दीपक होता है और उसको हमें अपने आईज के सेंटर में रखना होता है, करीब करीब या आप रख सकते हो 3 से 4 फीट दूर और आईज के सेंटर में, ना ज्यादा नीचे ना ऊपर, जिससे कि आपको गर्दन ऊपर नीचे ना झुकानी पड़े, जिससे कि आपके नेक पेन ना हो। इस वजह से उसे आईज के सेंटर में रख करके हमें लगातार घी की दीपक की लौ को देखना होता है विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज। आंखों को ब्लिंक नहीं करना है, आंखें पेन करने लग जाएंगी, आंखों से अश्रुपात होने लग जाएगा, फिर भी उसे लगातार देखते रहना है। एक्चुअली यहाँ लोग कहते हैं कि हम मोमबत्ती पे त्राटक करें। मोमबत्ती पे त्राटक करना उचित नहीं होता, क्योंकि मोमबत्ती में होता क्या है, मोमबत्ती गलना शुरू हो जाती है, वो जलना शुरू हो जाती है तो उसकी लौ जो है वो धीमे धीमे नीचे चाहती जाना शुरू हो जाती है। तो आइस के जो लेवल से नीचे आएगी तो आपको गर्दन भी झुकानी पड़ेगी। तो आप लंबे समय तक यदि कर रहे हो तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए दीपक में उधर कुछ ये भी रहता है कि जो घी है, घी जब जलता है तो हमारे वातावरण में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज को नष्ट करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये जो त्राटक देख लेते हैं थोड़ा, त्राटक की जो इसमें अंतर त्राटक, बाह्य त्राटक, अधो त्राटक आदि 3 प्रकार के त्राटकों की चर्चा है। तो जो ये त्राटक है इसमें ये देखिए, ये देखिए, ये मोमबत्ती पे दिखा रखा है इन्होंने, लेकिन मोमबत्ती पे नहीं करना हमें। लेकिन इससे आप ये चीज देखिए कि आईज के बिल्कुल सेंटर में है, ये जैसे बैठी हुई हैं उसके आईज के सेंटर में है और ये इसे लगातार देख रही हैं। इसमें भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो लौ है, एक तो बाहर लौ दिखती है और फिर जो येलो कलर की ऐसे दिखती है, फिर उसके अंदर एक लेयर सी दिखती है, और लेकिन जो सबसे इनर लेयर है उसे यदि देखोगे आप तो वो आपको कुछ पता लगेगी कि कुछ ब्लू कलर की जो लेयर है या फिर जो ब्लू कलर की लौ है उसे यदि आप देखोगे अंदर इसके, तो मुख्य रूप से उस बारीक से बारीक वाली या छोटी लौ पे हमें कंसंट्रेट करना होता है, जिससे कि हमारे विचार कम हो और हम ज्यादातर ये इफेक्टफुल क्रिया सिद्ध हो, जिससे इसका ज्यादा फायदा मिल सके। ठीक है, और अंतर त्राटक में हम आंखें बंद करके जिस प्रकार धारणा करते हैं उस प्रकार किसी भी एक मन में किसी एक बिंदु को ऐसे सजो सकते हैं और उसको निरंतर देख सकते हैं। और अधो त्राटक आदि में नासिकाग्र दृष्टि रखना भी एक प्रकार से ये मुद्राएं भी हैं और ये भी एक अभ्यास त्राटक का भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो लगभग त्राटक क्लियर हो गया है सभी को। कोई जिज्ञासा है, कोई डाउट है किसी का त्राटक या इससे पहली क्रिया से लेके? सर ये त्राटक कितनी देर तक करना रहता है? जैसे आंखों में आंसू भर जाते हैं, फिर बहने लगते हैं, फिर उसके बाद भी फिर देखते रहना है, फिर तो है ना आंख, वो तो फिर तो पलक जो ब्लिंक होती है सर, फिर आंसू भर जाते हैं ना? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि जब आपके आंसू भर जाएं, आंखें पेन करने लगें, जितना आप टॉलरेट कर सकते हो
आउट ऑफ टॉलरेट हो जाए आपके, जब लगे कि अब मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा, तो आप उस क्षण आंखें आराम से वहीं बंद कर लें। लेकिन आप ध्यान रखें कि आंखें बेशक बंद कर लिए, आपका चित्त उसी लॉ पर होना चाहिए, और आंखें बंद करने के बाद भी क्लियर दिखती है लॉ, ये लगता है कि हाँ ये लॉ ये जल रही है, मुझे लॉ ही दिख रही है, हर वक्त लॉ ही वही लॉ दिखाई दे रही है। कभी कभी हमने देखा होगा कि कभी हम सूर्य की तरफ यदि देख लें और सूर्य थोड़ा अपने तेज में हो, तो सूर्य से दृष्टि भी हटा लें, फिर दूसरी जगह भी देखते हैं तो हमें वहां सूर्य दिखाई देते हैं। आप लोगों ने फील किया होगा जरूर, मुझे लगता है ज्यादातर। तो फिर सूर्य, यहाँ पे भी सूर्य है, ये रहे सूर्य। तो इस तरीके से आंखें बंद करने के बाद भी हमें वही लॉ दिखाई देती है, और वो देखनी ही चाहिए, उसी पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो एक्चुअली जो दूसरी चीज है कि आप उसी लॉ को देखते रहें, और फिर जब थोड़ा रिलैक्स हो जाए आंखें, तो फिर ओपन करके फिर दोबारा पुनः उसी को देखें। ठीक है। तो कितनी बार करते हैं और कितनी देर तक? आप इसे करने के लिए ये है कि देखो, एक राउंड हो गया पहली बार तक, जब तक आपकी आंखें थकी। फिर दूसरा राउंड आप 3 से 5 राउंड जितना आप कर सकते हो, 20 मिनट 15 मिनट आप इसका अभ्यास कर सकते हो। और जो लंबे अभ्यासी होते हैं वो तो आधा घंटे तक और बहुत अच्छे से आगे तक कर लेते हैं। ये बड़ी तेजवान क्रिया है, ये यहाँ पे आपके मुख्य रूप से यहाँ आज्ञा चक्र पे काम करने वाली क्रिया है, त्राटक। यहाँ पे आपका तेज अलग ही पता लगने लग जाएगा, आपके थॉट्स बैलेंस हो जाएंगे, आपका तेज अलग दिखेगा, आपको बड़ी मानसिक संतुलन और बड़ी मानसिक शांति मिलेगी। ठीक है। ठीक है, सभी को क्लियर है ना ये? सर ये किसी को मना है क्या करने के लिए? वैसे ऐसा मना नहीं है, इससे नेत्र शक्ति बढ़ती है, लेकिन कुछ लोगों को होता क्या है, जिनकी आई साइट ज्यादा ही वीक है, वो थोड़ी देर किसी एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट करने में बड़े दिक्कत होती है उन्हें, तो वो थोड़ा ध्यान से या कम देखें। मतलब जिनकी ज्यादा लेवल का चश्मा आदि चढ़ गया है, उनको समस्या होती है, तो वो लोग क्या है कि थोड़ा कम देर देखा या हल्की लौ देखी, वो ज्यादा तेज प्रकाश ना देखें। इस टाइप से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। नहीं तो वैसे ये बड़ी संतुलित और बैलेंस क्रिया है, ऐसा कुछ विशेष वर्णन नहीं है कि इसकी ये सावधानी होनी चाहिए कि इसे नहीं करना। ठीक है। ठीक है। चलिए, लगभग आज हमने जो षटकर्म की जो क्रियाएं हैं वो पूरी कर ली हैं। प्रैक्टिकल योगा में हम लोगों ने देख लिया, उस पर चर्चा कर ली। तो 3 प्रकार की जो है ना यहाँ पे कपाल भाती बताई गई थी। एक बार नाम टाइप करके बताइए कौन कौन सी थी वो 3 प्रकार की। तीन प्रकार की कपाल भाती के नाम टाइप करिए। बात व्युत और शीतकम। कुंदन जी बहुत बढ़िया, मनोज पाल जी, रश्मि जी, वेरी गुड। जो दंड धोती की चर्चा थी, उस दंड धोती को करने के लिए रबर कैथेटर तो हमारे आधुनिक समय में यूज किया जाता है, लेकिन शास्त्रोक्त क्या वर्णन है, किस चीज से दंड धोती करनी चाहिए, कौन सा किस चीज की दंड होनी चाहिए? केले हल्दी की, हाँ केले हल्दी और बेत। बीट नहीं बोलते, बैत बोलते हैं। हाँ बैत होता है जो एक प्रकार का जो बांस होता है ना, बांस का जो कोमल भाग, जो कोपली रहती है बिल्कुल सॉफ्ट वाला, जब वो निकलती है उस वक्त के लिए उससे यदि ले लिया जाए तो उससे जब डाला जाता है तो वो इजीली हमारे ग्रास नली में अंदर चली जाती है और बाहर आ जाती है। बहुत अच्छे। लगभग सभी लोगों को जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हैं प्रैक्टिकल को लेकर के, और प्रैक्टिकल हमने देखा भी। एक मिनट, इलेक्ट्रिसिटी भी
समस्या उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो धन्यवाद सभी का। अगली कक्षा के लिए शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम परस्पर दोनों हृदयों का मर्दन। Rub your palms, cover your eyes, touch on your face, head, neck, shoulders, chest, stomach, whole body, then respect to the ground। माँ को नमन। थैंक यू। नेक्स्ट कक्षा में हम सूर्य नमस्कार को